प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीनी पनडुब्बी के बारे में। चीन इन दिनों गुप्त रूप से एक अज्ञात क्लास की पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है। इस पनडुब्बी को पहली बार मई या जून में देखा गया था। यह खबर तब आई है जब चीन को हाल ही में अपनी एक निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी को खोना पड़ा है। यह पनडुब्बी यांगत्से नदी पर वुहान के वेस्ट अंतर्देशीय शहर के मध्य में एक शिपयार्ड पर डूब गई थी। इस पनडुब्बी के डूबने की अफवाहें तब शुरू हुई जब अमेरिकी नौसेना के विश्लेषक थॉमस सुगार्ट ने बंदरगाह पर तैरती क्रेन की असामान्य गतिविधि को दर्शाते हुए सैटेलाइट तस्वीरें पोस्ट की। अब विशेषज्ञों का मानना है कि बंदरगाह के तल से पनडुब्बी को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि चीन की यह नई पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी का ही एक क्लास है। इसे चीन में झौ क्लास के रूप में देखा जा रहा है। छिछले पानी में इसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए इसे पीछे भाग को एक्स के आकार में ढाला गया है। यह पहली बार है जब चीन की किसी पनडुब्बी की पूंछ को एक्स के आकार में देखा गया है। इस तरह की पनडुब्बियों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना बहुत पहले से कर रही है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि चीन अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की डिज़ाइन की कॉपी कर रहा है। 2017 में पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी के सेवानिवृत्त रियर एडमिरल झाओ डेंगपिंग के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लीक हुई स्लाइड से पता चलता है कि चीन एक पारंपरिक पनडुब्बी के आकार की एक नई पनडुब्बी विकसित कर रहा था। यह पनडुब्बी पानी के नीचे अपना इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उपयोग करती है। मई में चीनी मीडिया में प्रसारित एक लेख के अनुसार यह नई पनडुब्बी टाइप 039C पनडुब्बी का एक अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है, जिसमें एक छोटे सहायक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एयर इंडिपेंडेंस स्टर्लिंग इंजन की जगह लगाया गया है। इस नई पनडुब्बी को टाइप 041 के रूप में जाना जाता है। यह एक मिनी परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बी SSN है। अधिकांश आधुनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियाँ 6000 से 10,000 टन पानी को विस्थापित करती हैं, जबकि यह केवल 4000 टन पानी को विस्थापित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के छोटे आकार डिज़ाइन से लागत कम आती है और पानी में इसकी चपलता भी बढ़ जाती है। टाइप 041 परमाणु डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को सहायता प्रदान करने के लिए एक छोटा कम तापमान कम दबाव वाले परमाणु रिएक्टर का उपयोग कर सकती है। इससे इस पनडुब्बी को पानी के नीचे रहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आकार में छोटी होने के कारण यह स्टेल्थ भी होगी, जिसे पानी के नीचे डिटेक्ट कर पाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। इस पनडुब्बी में कई तरह के हथियार भी लगे होंगे जो दुश्मनों के बंदरगाहों और जहाज़ों को तबाह करने में सक्षम होंगे। आइए अब बात करें इजरायली सेना की। इजरायली सेना इस सप्ताह की शुरुआत में देश पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने की योजना बना रही है। इजराइल ने कहा है कि यह जवाबी कार्रवाई गंभीर और महत्वपूर्ण होगी। ईरान से दागी गई मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी थी, जिसमें एक इजरायली एयरबेस को भी नुकसान हुआ था। हालांकि IDF ने कहा है कि इस किसी भी विमान या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इजराइल जवाबी हमले में ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बना सकता है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के संस्थापक डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया है कि इजराइल के लिए ईरान की परमाणु हथियार क्षमताओं को नष्ट करने का समय आ गया है। अल्ब्राइट ने कहा कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी अभियान के साथ ईरान की रिंग ऑफ फायर को नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का अद्वितीय मौका है, जिससे कोई बड़े अपरिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रॉक्सी इस समय हमले की जद में है, जिससे तेहरान कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि अब ईरानी शासन अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने और कुछ ही महीनों में बम बनाने की कोशिश करेगा। परमाणु हथियार विशेषज्ञ ने कहा कि ईरान इस डर से ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के लिए मजबूर हो सकता है ताकि कहीं देर न हो जाए। उन्होंने आशंका जताई कि इजराइल ऐसा नहीं करता है तो ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा, जिससे परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। मध्य पूर्व के विशेष कसरा अरबी भी इन आशंकाओं को सही मानते हैं। उन दर्शन को बताया कि इजराइल पर तेहरान के नवीनतम मिसाइल हमले से पता चलता है कि इस्लामी शासन के पास परमाणु बम होने पर वो इजराइल पर गिराने के लिए संकोच नहीं करेगा। इसका मतलब कि इजराइल जवाबी हमले के दौरान ही ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने पर मजबूर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के बाद अब उसका संभावित उत्तराधिकारी हाशेम साफीदीन भी मारा गया है। शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में साफीदीन की मौत हो गई। हमले के दौरान वह समूह के नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। सऊदी अरब के मीडिया आउटलेट अल हदात ने शनिवार सुबह इस बारे में जानकारी दी है। इसके पहले शुक्रवार को इजरायली सेना IDF ने बताया था कि उसने बेरूत दक्षिण उपनगर
दहिया में हमले में हिजबुल्लाह के संभावित नेता सफीउद्दीन को निशाना बनाया था। हालांकि शुक्रवार को सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। 3 इजरायली अधिकारियों ने शनिवार सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमले में सफीउद्दीन समेत हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को निशाना बनाया गया था। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के रूप में समूह के राजनीतिक मामलों को संभालता है। वह जिहाद काउंसिल में भी था, जो समूह के सैन्य अभियानों का प्रबंध करती है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के मारे गए नेता हसन नसरल्लाह का ममेरा भाई था और उसे संगठन के अगले नेता के रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि इजरायली हमले के डर से समूह अपने नए नेता का नाम ऐलान करने में देरी कर रहा है। इस बीच शनिवार को इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में एक मस्जिद के अंदर स्थित हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया था। IDF ने कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकी कमांड सेंटर का इस्तेमाल सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए कर रहे थे। IDF ने बताया कि कमांड सेंटर अस्पताल परिसर के अंदर मस्जिद में मौजूद था। हमला करने से पहले IDF ने कथित तौर पर स्थानीय निवासियों को टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। आइए हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना चाहिए। रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप शुक्रवार 4 अक्टूबर को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनाव अभियान में बोल रहे थे। ट्रंप की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहले के बयानों के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल की ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि बाइडेन ने गलत समझा, क्या आपको यही करना चाहिए था। इसके बाद ट्रंप ने कहा, इसका जवाब यह होना चाहिए था कि पहले परमाणु सुविधाओं पर बम गिराए जाएं और बाकी की चिंता बाद में की जाए। इजराइल ने कहा कि वह इस सप्ताह की शुरुआत में हुए ईरान के बैलिस्टिक हमले का करारा जवाब देगा। इजरायली की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले का समर्थन करते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था नहीं। बाइडेन ने कहा कि उनका प्रशासन प्रतिक्रिया के संबंध में इजराइल के संपर्क में है और वह जल्दी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। इजराइल पर हमले के एक दिन बाद बुधवार को बाइडेन ने G7 देशों अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन के साथ इजरायली ईरानी संकट पर बातचीत में शामिल हुए थे। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन जीन पियरे ने एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से कहा कि बाइडेन ने इजराइल और उसके लोगों के प्रति अमेरिका की पूर्ण एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शुक्रवार को एक बयान में बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने अभी तक यह तय नहीं किया कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब कैसे देंगे, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि उसे ईरानी तेल सुविधाओं पर हमला करने से बचना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में बाइडेन ने कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तेल क्षेत्रों में हमला करने के बजाय अन्य विकल्पों के बारे में सोचता। हम बात करें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के बारे में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मुठभेड़ में 6 सैनिक और 6 आतंकवादी मारे गए। मरने वालों में एक सेना का अधिकारी भी शामिल है। सेना ने शनिवार को ये जानकारी दी है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने बताया कि यह मुठभेड़ शुक्रवार की देर रात उत्तरी वजीरिस्तान जिले के स्पिनवाम इलाके में हुई। इस मुठभेड़ में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत सहित 6 सैनिक और 6 आतंकवादी मारे गए। लेफ्टिनेंट शौकत 43 वर्षीय आतंकवादियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वह आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में मारे गए। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TTP को 2007 में कई सशस्त्र संगठनों के एक छात्र समूह के रूप में स्थापित किया गया था और पाकिस्तान की सरकार ने इसे फितना अल खारिज घोषित किया था। पाकिस्तानी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि TTP अफगानिस्तान के सुरक्षित ठिकानों से अपने अभियान का संचालन कर रही है। हालांकि अफगान तालिबान इसे खारिज करता रहा है। तालिबान के काबुल में सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।